तो फोर्थ सेमेस्टर में मैं ये कहूँगा फोर्थ सेमेस्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के होता है, ये एक ऐसा समय होता है जब आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के साथ बिल्कुल पक्की वाली मोहब्बत शुरू हो जाती है, बिल्कुल असली वाली मोहब्बत शुरू हो जाती है। आपने थर्ड सेमेस्टर में ठीक है डिवाइस और ये डिजिटल ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, अगर मैं AKTU की बात करूं, तो आपके पास एक पेपर है एनालॉग सर्किट्स का। एनालॉग इज़ द वेरी क्लोज टू द मैथमेटिशियंस। इसमें आप मैथमेटिक्स को करना शुरू करोगे, देन यू विल स्टार्ट टू फील कि कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है, कितनी बढ़िया तरीके से गणित को ये अपने अंदर समाता है। वो गणित जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में सीखी, उसको कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, कैसे उसको अपने अंदर ग्रहण करना शुरू कर देता है, आपको दिखना शुरू होगा, कैसे उससे बढ़िया बढ़िया से रिजल्ट निकल के आते हैं, कैसे वो छोटी सी डिवाइस, छोटा सा ट्रांजिस्टर, छोटा सा डायोड, छोटा सा BJT कितना बेहतर अपने अंदर क्या क्या समाये हुए हैं। गागर में सागर जैसी चीज़ें हैं, बिल्कुल जैसे आप समुद्र मंथन सुनते हैं, समुद्र मंथन किया गया, उसमें तमाम तरह की अनुपम चीज़ें बाहर निकली, वैसे ही इस छोटी सी डिवाइस में जब आप इस गणित के सहारे अंदर प्रवेश करते हो, मंथन करते हो, तो आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट वहाँ पर निकल के आते हैं। तो एनालॉग सर्किट आप पढ़ते हो। उसके बाद एक पेपर आपके पास है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट। कम्युनिकेशन कैसे हम कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसके गणित के साथ साथ कम्युनिकेशन की फ़िलॉसफी को थोड़ा समझें। कम्युनिकेट करना इंसान ने सीखा और फिर उस कम्युनिकेशन ने कैसे पूरी इंसानियत का रुख पलट दिया, वो सब कुछ। चाहे इंसान आप खुद सोचो, इंसानों ने ये फैसला क्यों लिया कि वो गुफाओं पे चित्र बनाता है। मतलब मैं 25,000 साल पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब इंसान गुफाओं में रहता था, शिकारी जैसा था। तो उसने क्यों सोचा, उस समय के इंसान ने, टेक्नोलॉजी तो कहीं दूर दूर तक नहीं थी, उस समय के इंसान ने क्यों सोचा कि चलो गुफाओं पे हिरन के चित्र, हाथी के चित्र, बाघ के चित्र, इंसानों के चित्र बनाए जाएं। जब वो डांस करते थे तो उस डांस के चित्र बनाए गए। वहाँ पे कई जगहों पर तो एक ऐसा मिलता है कि जहाँ एक हड्डी मिली है लोगों को, उस हड्डी पे कुछ निशान थे, 4 की लाइनें, फिर 4 की लाइनें, फिर 4 की लाइनें थी। अब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि ये लाइनें जो थी संभवतः किसी शिकारी की हैं, जो जब शिकार करता था तो वो कुछ लाइनें खींच लेता था, शायद किसी को बताने के लिए, किसी प्रतिष्ठा के रूप में कि मैंने इतने शिकार किए, जो भी रहा होगा। तो एक तरह से वो कम्युनिकेट ही तो करना चाह रहा था। भाई वहाँ पर क्या होता था, मान लो मैं उस समय का एक आदि मानव हूँ और मैंने किसी जानवर को देखा, कोई ऐसा जानवर जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और मैं अपने पीछे जो खानाबदोश लोग होते हैं उनको सचेत करने के लिए कि यहाँ इस तरह का एक जानवर होता है, मैंने गुफा के दीवार पर उस जानवर का चित्र बना दिया। और आगे हम मौसम बदला, हम वहाँ से गुफा से आगे चले गए, पीछे जो टोली आ रही थी वो अगले मौसम में वहाँ रुकी, उसने उस जानवर के चित्र को देखा तो सचेत हो गया कि यहाँ इस तरह का जानवर होता है। कम्युनिकेट भी तो कर रहे थे वो उस समय। तो कम्युनिकेशन को हमने हमेशा से अडॉप्ट रखा है, हम अलग अलग साधनों से कम्युनिकेट करते हैं। देखते होंगे आँख के इशारे होते हैं, हाथ पैर के इशारे होते हैं, जो कम्युनिकेट करने के तरीके होते हैं, तमाम तरह से कम्युनिकेट होता है। अब उसमें इंक्रिप्शन भी होता है, उसमें एग्जॉस्टनेस भी होती है, कितना व्यापक रूप से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं। तो आपका जो ये सिलेबस है दूसरा वाला, जहाँ की कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो आज हमने पल्स मॉड्यूलेशन करना सीख लिया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना सीख लिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना सीख लिया, हमने सैम्पलिंग सीख ली, हमने नॉइज़ सेपरेशन करना सीख लिया, रेडियो में मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पूरा करना सीख लिया। ये सब कुछ आप पढ़ते हो। ये बहुत बेहतरीन बढ़िया सा विषय है और बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स इसमें इस्तेमाल होती है। मैं जब भी मैथमेटिक्स कहता हूँ तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपका हो सकता है डर होकर बाप रे बाप इतने सारे सवाल हल करने पड़ेंगे, तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता। संभवतः इसका कारण ये होगा कि शायद आपने उसको उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ लैंग्वेज, एक भाषा है। जैसे अवधी भाषा होती है, हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, आपके कंप्यूटर की भाषा होती है, सिर्फ एक भाषा है। किसी भाषा को सुन करके आप, संस्कृत में डर लगता है आपको, बहुत सारे नियम है, व्याकरण है, लेकिन खूबसूरती भी है, व्यापकता भी है। आप संस्कृत अगर समझ जाते हो तो बहुत सारे प्राचीन काल के ग्रंथ हैं जिनको आप सीधे पढ़ सकते हो। किसी का ट्रांसलेशन पढ़ने से पता नहीं हो ट्रांसलेट करने वाला क्या समझ क्या लिख रहा है, आप अपनी नॉलेज से सीधे उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है। तीसरा जो पेपर है वो बहुत, मतलब वो तो गणित के, अगर आप गणित के स्वाद लगा है आपको तो ये पेपर तो कमाल है। सिग्नल सिस्टम, सिग्नल्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, संकेत, सिग्नल, सिग्नल में एनर्जी कैसे होती है, इम्पल्सिव सिग्नल्स क्या होते हैं,
इतना बढ़िया पेपर है, आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म से करना सीखें। आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करते क्यों हैं, एनर्जी हम फ्रीक्वेंसी स्पेस में जाते क्यों हैं, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तमाम तरीके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो तमाम तरीके भी हमें मुश्किल में डाल देते हैं। तो ग्रेट लैप्लास ने कहा कि भाई ऐसा है, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। अलजेब्रिक इक्वेशन तो हमने कक्षा 8 से शुरू कर दिया सीखना, 7 से शुरू कर दिया सीखना। तो अगर हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर दें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। फिर हमारा जो आंसर आएगा वो तो अलजेब्रिक इक्वेशन का आंसर आएगा। तो फिर क्या करते हैं, उसको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को एक स्पेस से दूसरे स्पेस में लाके सॉल्व करता है और फिर वहाँ से वो ला करके अपने ओरिजिनल स्पेस में ले आता है। अब ये जो इसको अगर आपको ये आनंददायी विषय है, अगर आपके लिए आपको आनंद आता है, अरे हाँ ये क्या बढ़िया चीज़ हो गई, ये तो बहुत बढ़िया सी चीज़ है, लाओ चलो हम भी करके देखते हैं। ट्रांसफॉर्म करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप होली का मौसम बीता है, छोटा बच्चा है, उसके सामने आप बलून भर रहे हो, बलून में पानी भर रहे हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कहेगा लाओ मुझे भी ये करना है। जिज्ञासा है, वो नहीं कर पाता है। कभी बलून छूट जाता है, कभी पानी की पाइप उसके हाथ से छूट जाती है, लेकिन वो करना चाहता है क्योंकि ये सहज जिज्ञासा है मानव की। तो आपको भी वैसे जिज्ञासु होना चाहिए, डरे नहीं, अरे नहीं मैं पानी नहीं छूऊंगा, मैं बलून नहीं छूऊंगा। अगर आप पानी नहीं छूओगे, आप बलून नहीं छूओगे, आप फेल होने से डरते रहोगे तो कभी भी होली में पानी के बलून का आनंद आप कभी नहीं ले सकते। आपको डर हमेशा बढ़ता रहेगा, आपकी उम्र के साथ वो डर भी बढ़ता रहेगा। इसलिए गणित के साथ डरो नहीं, उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, उसके भीतरी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो ये आपका है, आपको सैंपल थ्योरम पढ़ोगे, आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे, फूरिये हो गया, आपका लैप्लास हो गया, सिग्नल सिस्टम क्या होते हैं, उनकी लीनियरिटी कंडीशन क्या होती है, शिफ्ट कंडीशन क्या होती है, साथ ही साथ उसमें स्टेबिलिटी कैसे होती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और एक और बात, आपको अगर पढ़ना है तो अभी वन शॉट इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द मेथड ऑफ लर्निंग एनीथिंग। लर्निंग इज नॉट सर्फिंग, लर्निंग इज स्कूबा डाइविंग। अगर ज्ञान का समुद्र है तो समुद्र का, अगर आपको सच में समुद्र से कुछ चाहिए, समुद्र से कुछ आनंद लेना है, समुद्र से कुछ प्राप्त करना है, तो आपको समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा, आपको डाइव करना पड़ेगा। और डाइव करते हुए धीरे धीरे समुद्र के उन कोनों को खंगालना पड़ेगा जिन कोनों में थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा डर है, थोड़ा आपका फोबिया है, क्योंकि उन जगहों से ही आपको मोती मिलेंगे, उन जगहों से ही आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद दुनिया ने देखी ना हो या जिसकी कदर करे दुनिया। आप सोचो कि बस सर्फिंग करते हुए चले जाएं, समुद्र के ऊपर ऊपर वैसे तैरते हुए चले जाएं, कोई हमें अंदर डूबने के लिए, हमें गोता लगाने के लिए ना कहे, वहाँ तो सांस फूलेगी, ये होगा, तमाम तरह के डर होते हैं, हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें दबाव का डर लगता है, वहाँ धुंधला होता है, ये होता है, वो होता है। मत करो, सर्फिंग करते रहो, हवा में हवाबाजी करते रहो, सर्फिंग करते रहो, वन शॉट देखते रहो, ऐसे किसी से इंपॉर्टेंट पूछ लो, किसी से ये पूछ लो, किसी से वो पूछ लो, और दुनिया में ये बवाल बनाए रहो कि हम कंप्यूटर, हम इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किए, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, भारत की व्यवस्था खराब, भारत की एजुकेशन सिस्टम खराब है, सब खराब है, हम तो सुपर जीनियस रहे हैं, पता नहीं समझ हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ये सब हवाबाजी है। आपको डाइव करना है। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे तो स्वीकार कर लो कि तुम कमजोर बुद्धि के हो या कमजोर मोटिवेशन के हो। बुद्धि तो मैं नहीं कहूँगा, मोटिवेशन तुम्हारा बड़ा कमजोर है, और कमजोर मोटिवेशन कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसके लिए हर जगह चैलेंज होंगे, उसको हर जगह पर उस तरह की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। लकी रहे, बहुत सपोर्ट मिल गया तो अलग बात है, बट वो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगर मैं एनालॉग सर्किट की बात करूं तो 2 किताबें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं किताबों को हमेशा से बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि बच्चों किताब जरूर पढ़ो, समझ में आए ना आए कम से कम कोशिश तो करो। जब प्रयास करोगे, हेड ऑन कोलिजन करोगे उसके साथ, तभी तो सीख पाओगे। ऐसे कोई बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड थोड़ी हो जाएगी बुक कि डाउनलोड हो जाएगी और अपने आप जो है उसका कुछ जिस्ट निकाल के, इंपॉर्टेंस निकाल के दिमाग आपको बता देगा। यू हैव टू फीड इट, हैव टू पुट द इनपुट इन योर ब्रेन। सुन करके, देख करके, पढ़ करके, लिख करके आपको वो फीड भेजे में डालना पड़ेगा। ये किताब मैं पहले भी दिखा चुका हूँ अलग अलग जगहों पर, दैट इज़ द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सेड्रा एंड स्मिथ, प्रोफेसर फ्रॉम वाटरलू। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन है, इंडियन एडिशन है, कौन सा एडिशन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन है, तो नंबर नहीं पढ़ा है ये। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इस किताब को पढ़ने का मुझे बड़ा
मतलब बड़ा इंटरेस्ट होता था। लाइब्रेरी मिलती थी, महंगी किताब थी, ये तो खैर इंडियन एडिशन है, तब तो अब तो मिलने लगी है, लेकिन एट माई स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ ये सिर्फ लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। और जब भी इस किताब को मैं खोलता था, मेरे जो प्रोफेसर्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, वो हमेशा इस किताब को हम लोग को दिखाते थे, अपने जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे मुझे दिखाते थे। तो एज ए स्टूडेंट जब भी कोई चीज़ टीचर के हाथ में दिखती है तो ऐसा लगता है ये भी मुझे चाहिए, ये क्या होगा इसके अंदर, या सर इसको लिए हैं तो जरूर इसके अंदर कुछ खास बात होगी, या मतलब एक जिज्ञासा होती है, सहज जिज्ञासा, जो बाल बुद्धि की जिज्ञासा होती है वो होती है। तो और किसी भी मायने में हमारे जो वो सर लोग थे वो गलत नहीं थे। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, अ वेरी बेसिक बुक। मैंने यहाँ पर देखो एक मार्क भी करके रखा है, लेट मी जस्ट शो यू दिस। इसमें आप ये अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये एक बीजेटी ट्रांजिस्टर का है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, और आपका एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हाउ द एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क्स, इसमें इन्होंने डायग्राम के थ्रू बहुत बढ़िया, ये जब मैंने पढ़ा था, अब तो हो सकता है बहुत सारी किताबें आ चुकी हूँ जिससे अच्छे डायग्राम बनाती हूँ, वीडियो आ गए हूँ जिससे अच्छा एनिमेशन बनाते हूँ, लेकिन जब पहली बार इसको पढ़ा था तो जैसे आप कोई एनिमेशन देखते हो ना, ऐसे ये मुझे लग रहा था मेरे दिमाग में एक एनिमेशन चल रहा है। मुझे दिख रहा है कि आईबी बेस करंट ऐसे जाती है, कलेक्टर करंट ऐसे बहती है, वहाँ से चार्ज बैटरी के अंदर एंटर कर रहे हैं, फिर इधर से चार्ज निकल रहे हैं, फिर यहाँ एंटर कर रहे हैं, आईसी, आईबी, आईई, ये सारी करंट कैसे एक दूसरे से करंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। और जब इसको मैंने पढ़ा तो मतलब बहुत समय तक तो मैं मतलब एक जस्ट द मोमेंट मुझे समझ में आया, ऐसा तो पहली बार समझ में नहीं आया। एक तो बहुत कम लिखा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा भाषा नहीं लिखी है, इन्हीं पन्नों में सारा काम हो गया इसका। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया, इस किताब को मैं अलग अलग समय में मैंने इसके साथ काम किया। जैसे स्टूडेंट लाइफ में जब थे तो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लाइब्रेरी मिलती थी, सिलेबस का हिस्सा पढ़ते थे। उसके बाद फिर जब आए टीचिंग में आए तो पहली बार जब कोर्स मिला इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने का, तो फिर इस किताब को पाया फिर से लाइब्रेरी में, उसमें भी खरीद नहीं पा रहे थे, महंगी थी बहुत। तो इसमें से कुछ पढ़ा, लगा रहे भाई ये कुछ नहीं, चलो कुछ और किसी से और से पढ़ते हैं। फिर 2-3 साल बाद फिर मौका मिला, थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ गई थी, फिर देखा कि हाँ ये तो कुछ है, फिर समय के साथ साथ इसको ख़रीद लिया। अब बार बार जाके लाइब्रेरी में 15-15 दिन के लिए इशू कराते हैं लोग, खरीद लिया इसको। और जब खरीद लिया तो रात दिन का साथ हो गया। जब रात दिन का साथ हो गया तो लगा कि है क्या, इतना क्या है कि समझे में ना आए, और फेमस बहुत है, सर ने तो बहुत अच्छा बताया था और मुझे अनुभव भी है कि अच्छा है, जितना पढ़ा ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसको पढ़ना शुरू किया तब लगा कि खाली भाषा ही नहीं, आप देखो यहाँ पर आप देखो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी गई हैं। अब चूंकि फिजिक्स में ही पीएचडी चल रही थी, फिजिक्स में काम चल रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ये इक्वेशंस लिखी हैं, इन इक्वेशंस से जो मोहब्बत थी वो थोड़ा बढ़ने लगी। भाई छात्र सब एक जैसे होते हैं, डरावनापन, डर वगैरह सब में रहती है, लेकिन जब इस तरह की इक्वेशन आकर्षित करने लगी, द मोमेंट किसी चैप्टर में इस तरह की इक्वेशन देखते हैं तो राहत होती है कि चलो कुछ गणित आ गई है, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह का फील आना शुरू हुआ, इस तरह कॉन्फिडेंस आना शुरू किया, तब मुझे लगा कि भाई ये बहुत बेहतर किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। और अगर किसी तरह से किसी 20-22 साल का लड़का या लड़की जो स्टूडेंट है, अगर वो किसी तरह से इस किताब के साथ डर ख़त्म कर ले, इसके साथ एक फील ऑफ कंफर्ट आ जाए, देन दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग जो हो सकती वो होगी। और मैं आपको बताऊं, अपने अनुभव बताता हूं, जो हम लोग समर स्कूल वगैरह करते थे IIT कानपुर वगैरह में, ड्यूरिंग रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होती थी या सिंपोजियम होते, कोलोकियम होते थे ऐसे, और या समर स्कूल्स या छोटे छोटे स्कूल्स होते थे ऐसे। वहाँ IIT कानपुर में प्रोफेसर विजय थरेजा थे, सर थे, तो उनके यहाँ एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशंस होते थे, तो और कहीं होते नहीं थे, तो हम लोग उनके यहाँ जाते थे, उनके लैब में मिलते थे। मतलब वो हम लोग को कुछ 10 दिन 15 दिन कभी ऐसा इंटर्नशिप पैसा तो नहीं मिलता था, लेकिन वहाँ स्टे का मिल जाता था। बहुत ही दयालु IIT कानपुर के लोग हैं, तो वो रहने के लिए, अपना खाने पीने के लिए बहुत ही थोड़े पैसे में, मतलब समझ लो कि उस ज़माने में ये था कि 20 रुपये में तुम सुबह जाके नाश्ता खाओ, ब्रेड मक्खन भी कस के खाओ, और दोपहर का लंच भी कर लो, और शाम को 17-18 रुपये में अपना भरपेट खाना खाओ। और 25 रुपये शायद हॉस्टल का वो रूम का किराया था, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में चले जाते हैं, अपने अपने ब्रेक होता है, तो वो जो रूम खाली होते थे वो हम रिसर्च स्कॉलर्स को मिल जाते थे कि भाई हफ्ता 15 दिन के लिए रुके हो तो यहाँ पे आ जाओ, अपना काम करो, अपना तुम भी सीखो साखो जो भी करना है।
तो जब हम लोग वहाँ जाते थे देखते थे कि ये जो नए लड़के होते हैं, मतलब जो अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में हैं, somehow they develop a very good comfort with such standard book. इस तरह किताबों के साथ उनका बड़ा अच्छा दोस्ताना हो जाता है। वहाँ से मुझे समझ में आया कि IITs IIT क्यों हैं, या दुनिया के जितने बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्यों हैं ऐसे। बिकॉज somehow वहाँ एक तो बच्चे मोटिवेटेड पहुँचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बहुत रिगरस प्रोसेस से गुजर के आते हैं एग्जामिनेशन के, तो उनके अंदर एक तरह का भाव होता है कि कुछ भी कठिन नहीं है, हम लड़ के भिड़ के कुछ भी हम जीत सकते हैं या हम लड़ सकते हैं, ये भाव उनके अंदर होता है। जब वो जेई का एग्ज़ाम पास करके आता है, एडवांस करके आता है, तो उसके अंदर भले वो पुराना भूल जाए, उसको हो सकता है क्लास में बैठा हो वो इंटीग्रेशन ना सॉल्व कर पाए कोई, और आप उसको कह रहे तुम कैसे हो कि जेई एडवांस पास करके आओ या इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं कि उसको वो कंप्यूटर हो गया है, बट जिस मौके पे उसने वो अचीवमेंट किया है उसके अंदर एक भाव है कि नो आई कैन डू, अगर लग जाऊं तो हो सकता है। ये जो लग जाऊं तो हो सकता है, ये जो फीलिंग होती है ना, ये जीवन का सार है। क्योंकि लोग लग ही नहीं पाते, इसीलिए कुछ होता भी नहीं है। बस यही, भिड़ ही नहीं पाते, लड़ ही नहीं पाते। वो लड़ करके हार का रिजेक्शन, भले आप वो हार रिजेक्शन अकेले कमरे में हो, आप बैठे हो कमरे में, आप पढ़ रहे हो, 3 घंटा लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आया, नथिंग, जीरो आ गया, कुछ भी, मतलब जीरो, कुछ भी समझ में नहीं आया। देन यू एट दैट टाइम यू फील अ काइंड ऑफ, एक तरह से हार महसूस होती है। बट आप कहते हैं कोई नहीं, चलो टहल के आते हैं, फिर से भिड़ेंगे, ऐसा क्या है कि इसके अंदर समझ में ना आए। देन अगेन तब तक दिमाग अपने आप को इकट्ठा करके फिर से वो करता है। तो ये होता है उसके अंदर, ये मैंने देखा है, ये मैंने फील किया है वहाँ के एम्बियंस में। तो अगर आप इस तरह की संस्थाओं में पहुँच जाते हो, तो आप कितने भी ज़्यादा लट्ठ मेहनत हो, जब उस तरह के परिवेश में देखोगे ना, इतने जुझारू लोग जुटे पड़े हैं, तो हो जाओगे उस तरह से। तो एक तो ये किताब है। दूसरी किताब जो अगेन जो कि हमारी उसमें टेक्स्ट बुक थी उस समय जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सब पढ़ रहे थे, दिस इज़ द बुक, द येलो बुक, मिलमैन हेल्कियास की किताब है, मैग्रो हेल की किताब है। ये किताब जब मैंने ख़रीदी थी तो सेकेंड हैंड ख़रीदी थी। आप देखो इस किताब की हालत देखो, ऐसी नहीं है कि लगे सेकेंड हैंड है, क्योंकि ये किताब लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। ये इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इसको पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही कंसाइज बुक लिखी गई है। मतलब 2 पन्नों में इन्होंने वो लिख दिया है जिसको नॉर्मल किताबें 10-10 पन्नों में एक्सप्लेन करते हैं। बस जितना है उतना ही, बस, और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आए बाएँ साएँ, हवाबाजी नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर हवाबाजी बिल्कुल नहीं है। और ये सबसे ख़ास बात है इस तरह की स्टैंडर्ड बुकों की, ये बिल्कुल सॉलिड क्रिस्प लिखते हैं। मतलब एक पन्ना जो लिख दिया वो एक पन्ने से छोटा दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। मतलब वो एक पन्ने, मतलब पूरी बात भी हो जाए और एक पन्ने में ही हो जाए, बस इसी में वो इस तरह की किताबों में लिखा गया है। अब उस एक पन्ने को 30 पन्ना, 20 पन्ना, 40 पन्ना करने में तो बहुत सारे लोग, उसमें बहुत सारा कुछ इधर उधर आए बाएँ ऐसा चित्र भर दिया, ये भर दिया, वो भर दिया, सब कर दिया इधर उधर का, तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर साइंस में क्या होता है ना, चीज़ों को समेट कर कंसाइज करना चैलेंज है। फैला देने में तो क्या रायता की तरह फैला दो, कुछ भी उसके अंदर कुछ भी भर दो, इधर उधर कहानियाँ भर दो, उसके अंदर बहुत कुछ हो जाता है। सो ये 2 किताबें हैं जो मेरी सलाह है आपकी, अगर आप एनालॉग सर्किट का पेपर जो है उसको आप पढ़ रहे हो इस बार, तो आप इन 2 किताबों को ज़रूर से ज़रूर देखो। बहुत सारे इंडियन ऑथर भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंडियन ऑथर्स नहीं हैं। एक बहुत पुरानी किताबें हैं, बड़ी पीढ़ी ने इसको पढ़ा है, पढ़ करके सीखा है, और इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन कल्चर इन सेंस जो सीखने का तरीका है, समझने का तरीका है, जो मानसिकता की बात होती है, उसके आधार पर अच्छी किताब लिखी गई हैं और भी लोगों ने लिखी है। लेकिन मेरी जो फेवरेट किताबों में हैं तो ये है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलमैन हेल्कियास, एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय सेड्रान स्मिथ। तो ज़रूर से इन किताबों को अपने पढ़ने के क्रम में शामिल करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इनके साथ जूझ के इनको समझने की शुरुआत कर दी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। मतलब यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड आकर्षित करोगे तुम खुद ही लोगों को
कि आओ मुझे अपने साथ जोड़ने का प्रयास करो। तो कंपनियां तुमको ललायित रहेंगी, तुमको अपने साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में। अभी मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसमें से कौन सा पेपर पढ़ाऊँगा, कौन सा नहीं पढ़ाऊँगा। ऐसे झूठे वादों पे मेरा कोई भी यकीन नहीं है। मैंने कुछ वादे पिछले सालों में किए हैं, लेकिन उनमें हालांकि कुछ हद तक पूरा भी किया है, लेकिन कुछ हद तक मैं उसमें असफल रहा, उसका मुझे बड़ा दुख रहा है। तो उस दुख को मुझे उठाना ही नहीं। जैसे एनर्जी साइंस मैंने पढ़ाने का एक वीडियो बनाया था, तो लेज़र तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन एनर्जी साइंस नहीं पढ़ा पाए। अब इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि कह दिया और कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बस मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, उसमें जितना अगर मैं कुछ कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा आप लोग के लिए। और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही इन टॉपिकों में से कुछ टॉपिकों को मैं शुरू करूंगा और आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। और किसी भी तरह का आपका फीडबैक हो, किसी तरह का सजेशन हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल के ऊपर उसको कमेंट के फॉर्म में दिखाएं और अपने मित्रों के साथ उसको शेयर करें, ताकि इस चैनल की थोड़ा रीच बढ़े, थोड़ा व्यू टाइम बढ़े, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा एल्गोरिदम में आए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कुछ परिणाम निकल रहा है, कुछ आउटपुट निकल रहा है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग इनपुट एंड देयर इज़ नो आउटपुट, सो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्करेजिंग सम टाइम। उम्मीद है कि जल्दी ही आपके साथ एक वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।